तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। आज हम बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे कोरिलेशन और रिग्रेशन के, जिसमें 30 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए थे। आज हम नेक्स्ट 45 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इसके 3 पार्ट होने वाले हैं। उसमें से पहला पार्ट मैंने आप लोगों को करवा दिया। सेकेंड पार्ट हम शुरू करते हैं। इसमें आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो मिलेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से रिलेटेड। आप इस सीरीज को पूरा तरीके से फॉलो करते रहिए। आप लोगों को वो चीज़ें भी मालूम होगी जो आप लोगों को नहीं पता। चलिए शुरू करते हैं। यदि R 0.99 है और N आपका 11 है तो संभाव्य विभ्रम होगा कितना होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। संभाव्य विभ्रम की बात करें, आपके प्रोबेबल एरर की, तो अगर आप ऐसी की बात करते हो यानी स्टैंडर्ड एरर की बात करते हो तो 1 - R² बटे √n होता है। जब n को हम इक्वल बड़ा लिखेंगे, ठीक है। अगर इसके अंदर हमें निकालना है क्या, प्रोबेबल एरर, तो इसको ही हम 2/3 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप प्रोबेबल एरर को 3/2 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं 2/3 लिख देता हूँ इंटू 1 - R की स्क्वायर कितनी होगी, 0.99 है, इसकी स्क्वायर हो जाएगी, बटे क्या आ जाएगा, √ में 11 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे लिखते हैं 2/3 इंटू 1 अब इसका जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 9801 है ना, बटे √11। तो इसका मान कितना आएगा, लगभग 3 के पास आएगा, लगभग 3.3167 आएगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो आपका 0.5 इंटू 2/3 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपका 0.004 आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेशन में मत लीजिएगा, बस आपको फॉर्मूले बताने थे, वो मैंने आप लोगों को बता दिए। वैसे ऐसी पॉइंटों वाली कैलकुलेशन आपसे पूछी जा सकती है, लास्ट एग्जाम्स में भी पूछी गई है। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सहसंबंध गुणांक की सीमाएं क्या होती है, तो सहसंबंध गुणांक की अगर बात करें, सीमाओं की बात करते हैं, और यहाँ पे प्रोबेबल एरर दिया हुआ है हमें, तो प्रोबेबल एरर के हिसाब से हमें सीमाएं देनी है। तो यहाँ पे R+-1 संभाव्य विभ्रम हो जाएगा, प्रोबेबल एरर हो जाएगा। जबकि आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है कि R+- जो प्रोबेबल एरर है ये आपकी सीमाएं हैं। तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है +-3SE ये भी आपकी जो सहसंबंध गुणांक है उसकी सीमाएं हैं, अगर आपको स्टैंडर्ड एरर से पूछा जाए। जबकि आप लोगों को ये और ध्यान रखना है कि अगर R आपका क्या है, प्रोबेबल एरर से छोटा है, तो जो आपका सहसंबंध होगा वो सार्थक निश्चित नहीं होगा, सार्थकता उसकी क्या होगी, निश्चित नहीं होगी, निश्चित नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, काफी सारी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। देखिए प्रोबेबल एरर बड़ा हो तो क्या होगा, अगर R आपका बड़ा हो 6 PE से, और अगर आपका R क्या हो 0.03 से क्या हो, और आपका R क्या हो, आपका 0.3 हो, और प्रोबेबल एरर इससे भी कम हो, तो आपका कोरिलेशन क्या होगा। ऐसी चीजें आप लोगों को पढ़ के याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, R बराबर 0.8 दे रखा है, असहसंबंध गुणांक पूछा हुआ है। असहसंबंध गुणांक की बात करें हम लोग, तो असहसंबंध गुणांक क्या हो जाएगा, 1 - R की स्क्वायर होता है। 1 - R की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 0.64 हो जाएगी। तो आपका बचेगा क्या, 0.36 बचेगा, जो आपके कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। असहसंबंध गुणांक की बात करें, इसमें साथ में आपको क्या है, अनरूट करना है, सॉरी, यहाँ पे आपको अनरूट करना है। ये 1 - R तो आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन होगा। अब इसको अनरूट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, असहसंबंध गुणांक। तो आपका 0.36 का कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है, 1 - R² होता है। दो श्रेणी युग्मों में सहसंबंध की तुलना के लिए करने के लिए उपयुक्त माप कौन सा है, तो आपका उपयुक्त माप कौन सा है, निर्धारण गुणांक है। क्योंकि निर्धारण गुणांक क्या बताता है हमें
कि जो स्वतंत्र चर है उसका प्रभाव कितना आश्रित चर पे पड़ता है। ठीक है, ये चीज बताता है। तो तुलना हमें किससे मिलती है? निर्धारण गुणांक से, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी वाई एक्स एक दे रखा है और आर एक्स वाई कितना दे रखा है? 0.8 दे रखा है। तो बी एक्स वाई क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको करना आना चाहिए। हम बोलते हैं कि जो आर है, आर एक्स वाई बराबर क्या होगा? अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होगा। ये आप लोगों को पता है। अगर मैं इस अंडर रूट को हटाना चाहूँ तो इसकी स्क्वायर कर सकता हूँ, जबकि 0.8 आर है हमारा, तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो 0.64 आ जाएगा। जबकि हमें यहाँ पे हमारे पास ये बच जाएगा। तो हमारा बी वाई एक्स एक है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 0.64 आए? तो 0.64 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा आएगा। तो पॉजिटिव का 0.64 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, आर बराबर हमें 0.6 दे रखा है, स्टैंडर्ड वाई हमारा 4 है, स्टैंडर्ड एक्स हमारा 3 है। तो बी एक्स वाई पूछा है, बी एक्स वाई पूछा है, तो सीधा सा सिंपल सी बात है कि आपका आर तो मल्टीपल में रहेगा, लेकिन ऊपर क्या आएगा? एक्स आएगा, क्योंकि हमारा बी एक्स वाई पूछा हुआ है, तो ये वाई नीचे आ जाएगा। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो। 0.6 इंटू क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो ये 1.5 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.45 आएगा, जो कि हमारे यहाँ पे 0.4 ही दे रखा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतीपगम विश्लेषण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह कारणात्मक संबंध प्रतिपादित करती है परंतु सिद्ध नहीं करती। तो यही आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या करती है? प्रतिपगम विश्लेषण कारणात्मक संबंध प्रतिपादित करती है परंतु सिद्ध नहीं करती। यदि x तथा y के संदर्भ में केवल एक ही प्रतिबिंब रेखा हो तो सहसंबंध गुणांक r का मान क्या होगा? सहसंबंध r के गुणांक का मान क्या होगा? 30 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? +1 या -1 होगा, क्योंकि एक ही रेखा अगर ऐसे है तब तो पॉजिटिव होगी और ऐसे है तो नेगेटिव होगी, तो उसमें दोनों ही मान संभव है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर रेखा पूर्णतः ढक लेती है, पूर्णतः क्या कर लेती है? ढक लेती है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, तब आपका जो सहसंबंध होगा वो पूर्ण सहसंबंध होगा, यानी या तो +1 होगा या -1 होगा। ठीक है, पूर्ण सहसंबंध होगा यानी प्योर कोरिलेटेड होगा। अगर समकोण बनाती है, समकोण अगर आपका 90 डिग्री पर काटती है दोनों रेखाओं को, तो ये मात्रा क्या हो जाएगी? फिर शून्य होगी। आर बराबर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर आपकी जितनी, और दूसरी चीज है कि रेखाएं जितनी निकट होगी उतनी ही सहसंबंधता क्या होगी? उतनी ही ज्यादा आपकी कोरिलेटेड होगी, और जितनी ज्यादा दूर होगी उतनी ही आपकी कम कोरिलेटेड होगी, है ना। दोनों ही चीजें आपको याद रखनी। यदि 10 विद्यार्थियों के गणित के और भौतिक विज्ञान में कोटियों के अंतर वर्गों का योग 22 है, तो कोटि सहसंबंध गुणांक का क्या होगा? ये आपसे पूछा हुआ है। तो कोटि सहसंबंध गुणांक का आपका फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर करवाया था, फिर भी आप देख लीजिए अगर नहीं आपको याद है तो 1 - 6 ED स्क्वायर बटे n इंटू n स्क्वायर -1 होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पे देखिए आपके 1 - 6 इंटू क्या हो जाएगा? 10 विद्यार्थी है और वर्गों का योग कितना है? 22 है, बटे कितना हो जाएगा? 10 विद्यार्थी है तो 10 इंटू 10 की स्क्वायर 100 होती है, -1 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे 1 माइनस कितना आ जाएगा? 80, 22 सिक्के 132 होता है, बटे कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 99 इंटू 10 990 हो जाएगा, 990। अब 990 को एलसीएम लीजिए तो 990 माइनस कितना हो जाएगा? 990 माइनस 132। तो आपका बचा कितना? आपका बच गया 858 बटे 990। अब इसका निकालिए तो ये 0.867 आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा है? सेकंड ऑप्शन में है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि वेरिएबल एक्स वाई में रेखीय सहसंबंध है तो विशेष चित्र पर बिंदु क्या होंगे? तो ये तो सीधी रेखा में रेखीय सहसंबंध है, तो आपके एक ही सीधी रेखा में होंगे। 40 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं, सीधी रेखा में प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ पे देखिए सीधी रेखा में नहीं, सीधी रेखा का प्रतिनिधित्व करेंगे, बिकॉज डॉट डॉट होते हैं आपके
ऑप्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है, अदरवाइज आपका गलत होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। निम्न में से किस सहसंबंध गुणांक से सहसंबंध की न्यूनतम क्षमता क्षमता परिलक्षित होती है? तो देखिए नेगेटिव होना मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर ये है कि वो आपको दिशा बताता है कि मतलब आपका जो कोरिलेटेड है वो कैसे कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है वो बताता है। कम होने का मतलब कम है, वैल्यूज के अंदर कम है, ठीक है। तो इसमें कम जो है वो आपका 0.028 होगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि आपको कम पूछता है, देखिए ये कोरिलेट है, ये कोरिलेट है, इसमें क्या हो रहा है सिर्फ वैल्यूज कम हो रही है, लेकिन इसका कोरिलेशन क्या है आपका मीडियम साइज का है ना। अगर 9 ये जो है ये हाई लेवल का है, ये आपका लो लेवल का है, लेकिन ये देखिए ये बहुत ही कम है, नगण्य बराबर है। तो इसका सबसे कम क्या होगी, न्यूनतम क्षमता क्या होगी, 0.028 होगी। सहसंबंध का गुणांक का मूल्य उद्गम पर निर्भर करता है, पैमाने पर निर्भर करता है, और क्या बोला हुआ है, दोनों पर निर्भर करता है, दोनों उद्गम व पैमाने पर निर्भर करता है। तो अगर हम बात करते हैं सहसंबंध गुणांक की, तो ये दोनों उद्गम व पैमाने से स्वतंत्र होता है। फोर्थ ऑप्शन आप लोग सही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आर स्क्वायर 0.64 है तो सहसंबंध गुणांक होगा, आर की स्क्वायर आपकी कितनी है 0.64 है, तो अगर आप आर निकालोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, जो कि कितना होगा 0.64 का 0.80 हो जाएगा, क्योंकि 8 का ही 64 होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि चर मूल्य x और y मध्य अस्वीकृत विचरण अस्वीकृत विचरण 0.8 है तो आर स्क्वायर क्या होगा। तो आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या हो जाएगा, तो वेरिएशन टोटल एक होता है, तो एक में से आप लोग माइनस करोगे 0.25, तो बी ए आपका कितना आएगा 0.75 आएगा। या फिर आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हो, देखिए आर बराबर क्या होता है 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड बटे टोटल वेरिएशन होता है, और इसका अनरूट होता है, इसकी स्क्वायर करोगे अनरूट हट जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा 0.25। अगर आपका टोटल वेरिएशन एक है तो एक माइनस एक बटे 0.25 बटे एक यानी 0.75 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। दो चर मूल्यों के मध्य किस प्रकार का संबंध आर से इंगित होता है, तो प्रत्यक्ष चाहे प्रत्यक्ष, इसमें से किसी प्रकार का नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है, ऐसा कोई प्रकार है नहीं। नेक्स्ट, एक्स तब वाई के मध्य संबंध धनात्मक संबंध सहसंबंध बताता है, एक्स घटता है वाई बढ़ता है, ये तो ऋणात्मक है, एक्स घटता है और वाई भी घटता है, तो ये आपका क्या है धनात्मक सहसंबंध है। नहीं, यहाँ पे वाई एक्स घटता है वाई भी घटता है, एक्स 10% घटता है वाई 10% बढ़ता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका इसमें कोई भी नहीं होगा, इसमें कोई भी क्लियर आपकी नहीं बताया हुआ, ठीक है। लेकिन आपका इसमें इस ऑप्शन को हम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए घटने का मतलब दोनों तरफ घट रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव है, ये इसका मतलब आपका जब भी विपरीत होगा, विरोधाभास होगा इसके अंदर, उसको ही हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेटेड कहते हैं। पॉजिटिव तो हम किसको कह सकते हैं, पॉजिटिव ये है कि जितना गिर रहा है तो उतना गिरे, और जितना बढ़ रहा है उसके साथ ही उतना बढ़े, तो उसको हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। ये क्लियर कर लेना आपके माइंड में। तो इसमें देखिए इसमें सिर्फ हमें मात्रा नहीं दी हुई कि किस हिसाब से बढ़ रहा है या किस हिसाब से घट रहा है, लेकिन हम इसमें सेकंड ऑप्शन भी सही कर सकते हैं ना, ध्यान रखना इस चीज का। कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक, देखिए यदि कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक 0.6 और कोटि अंतर के वर्गों का योग 66 है, तब पद के युग्मों की संख्या कितनी होगी। तो पहली चीज तो हमें क्या दे रखा है 0.06, तो आपका क्या आ गया आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, जो हमारा फॉर्मूला होता है उसका आर हमें पहले ही दे दिया, जबकि हमें हमारा जो फॉर्मूला होता है 1 - 6, यहाँ पे वर्गों का योग कितना दे रखा है 66 दे रखा है, जबकि हमें एन की संख्या नहीं दी हुई, तो एन 3 - n कर सकता हूँ मैं, बिकॉज आपका जो एन स्क्वेयर होता है एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस एन होता है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एन क्यूब हो जाएगा, और ये एक होता है यहाँ पे ये एन हो जाता है, ठीक है। इसको सोल्व करके हमने लिखा है 0.6 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 66 सीके, कितना आ जाएगा भाई 66 सीके,
देखिए 6 गुना 66 ही लिख देते हैं यहाँ पे, और n की क्यूब माइनस n, ये एक जो है ये पॉजिटिव वैल्यू इधर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.6 करेंगे तो हमारे पास इधर साइड में क्या बच जाएगा 0.4 बराबर 6 गुना 66 बटे n3 माइनस n। अगर हम इसको इधर भेज दें और इधर इसको यहाँ पे ले आए तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 6 गुना 66 इंटू 0.4 नीचे आ गया, इंटू क्या हम 10 कर दें इसका पॉइंट हट जाएगा, और ये हमारे किसके बराबर होगा n3 माइनस n के बराबर होगा। जब इसको हम काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से काटते हैं 2 और ये 3, इसको 2 से काटा तो ये 5, तो ये कितना आ गया 66 5 330 और 300 990। अब आपको ये पता है कि 9 की क्यूब और माइनस n होगा वो किसके बराबर है 10 के बराबर, क्योंकि 10 की क्यूब 1000 होती है और इसमें से 10 घटाते हैं तो 9 से 90 आता है, तो हमें पता चल गया कि n की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी। माइनस एक्स तथा माइनस वाई के मध्य सहसंबंध गुणांक कैसा होगा, तो आपको पहले ही बताया कि जो माइनस होता है दोनों तरफ माइनस, अगर आपका x उतना ही घट रहा है जितना y घट रहा है तो भी आपका धनात्मक है, और जितना बढ़ रहा है उतना बढ़ रहा है तो भी आपका धनात्मक है। लेकिन अगर आपका प्लस है एक तरफ माइनस हो रहा है तब आपका ऋणात्मक है। p की वैल्यू क्या है 0.08 और r की सीमा कितनी, r कितना आपका 0.69, तो आपको पता है कि इसकी सीमाएं क्या हो जाएगी, तो r प्लस माइनस 1 होती है अगर हम p की बात करें 1p, ठीक है, यानी आपका p घटाना होता है, और अगर हम SC की बात करें तो 3SC होता है, ठीक है। ये सीमाएं आप लोगों को याद रखनी है, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, घटा के देख लेना। सहसंबंध गुणांक कोई सीमा नहीं, एक से ज्यादा एक से कम, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमें ये सीधा सीधा दिख रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, एक से कम और एक से ज्यादा, ठीक है, दोनों ही कुछ भी नहीं है इसमें ऑप्शन में। यदि x और y श्रेणियों के समांतर माध्य से दिए गए विचलनों का गुणनफल योग शून्य है तो सहसंबंध गुणांक क्या होगा, तो ये भी शून्य हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। यदि दो चरों के मध्य सहविचरण धनात्मक है तो उनमें सहसंबंध गुणांक की सीमा क्या होगी, भाई धनात्मक है तो हमारी वैल्यू किस में आएगी धनात्मक में आएगी, यानी 0 से 1 तो हो सकती है पॉजिटिव की और माइनस वाली पॉजिटिव के अंदर नहीं होगी, क्योंकि हमारा कोवेरियंस पहले से ही क्या है धनात्मक है, तो 0 to 1 हो जाएगी। सी हमें 4 दे रखा है, n बराबर हमें 8 दे रखा है, तो संगामी विचलन रीति से सहसंबंध का मान होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना होता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को ना आए, है ना। देखिए इसमें आपका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है प्लस माइनस सी, इसमें क्या होता है प्लस माइनस, ये आपका प्लस माइनस इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें जो कोरिलेट होता है जो अंडर के अंदर होता है उसकी वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आती है ना, तो उसके हिसाब से हमें देखना होता है। तो आपका 2c हो जाएगा, 2c माइनस क्या होगा n होगा और बटे n होगा, तो हमें 2 गुना c हमें 4 दे रखा है और माइनस 8 दे रखा है n, ठीक है, और बटे 8 दे रखा है, तो देखिए 8 हो जाएगी वैल्यू, 8 माइनस 8 यानी 0 बच जाएगा, 0 में 8 का भाग देंगे तो 0, तो ऑल ओवर ही सब कुछ 0 हो जाएगा, तो हमें बस सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज आपका ऊपर 0 हो रहा है, नीचे दिया हुआ है c बराबर 0 और RC बराबर -1, तो n का मान क्या होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे 2c माइनस n लिखता हूँ और बटे n लिखता हूँ, इसको हमें अनरूट करना है, ये आप लोगों को पता है। अब ये सोचिए कि अगर c का मान 0 है तो 2 गुना 0 करूंगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी 0 में से n घटाना है और n का ही डिवाइड करना है, तो मैं इसमें यहाँ पे कोई भी संख्या लिख दूं तो भी -1 आएगा, यानी 1 से अधिक कोई भी संख्या लिख दूं मैं तो भी आपका क्या आएगा एक ही -1 ही आएगा। क्यों, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया तो बचेगा कितना माइनस का 5 बट्टे नीचे 5 -1, ठीक है, और अब इसका अंडर करें तो एक का अंडर तो एक ही होता है और माइनस की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से अधिक कोई भी संख्या लिखिए आपका वही मान आएगा। जब कुछ कारकों की मात्रात्मक माप निश्चित नहीं की जा सकती हो तो सामान्यतः किस माप को अंगीकार किया जाएगा। जब कुछ कारकों की मात्रात्मक माप निश्चित नहीं की जा सकती तो सामान्यतः किस माप को अंगीकार किया जाएगा, तो ये क्या होगा कोटि सहसंबंध गुणांक, क्या होगा कोटि सहसंबंध गुणांक आप कर सकते हो।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए देख लेते हैं। जब सहसंबंध का गुणांक मान 1 है तो दो परिगुणाएं संपाती होती है। क्या बोला हुआ है कि एक जो सहसंबंध गुणांक है उसका अगर मान 1 है तो आपकी दो प्रतिबिंब रेखाएं संपाती होगी, यानी एक दूसरे के ऊपर होगी, तो ये बात सही है। प्रतिबिंब गुणांक उत्पत्ति और पैमाने के परिवर्तनों से मुक्त होते हैं, तो ये आपका कथन क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। यहां पे एक चीज और नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, रिग्रेशन जो होता है, रिग्रेशन वो ओरिजिन से और स्केल से, तो आपका स्केल से क्या होता है? मुक्त होता है, ओरिजिन से नहीं होता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। और यहाँ पे दोनों दे रखा है, उत्पत्ति और पैमाना। बेसिकली मूल बिंदु, ओरिजिन और स्केल होता क्या, ये आप लोगों को पता है क्या? ओरिजिन का मतलब है कि उसके अंदर प्लस माइनस करने से कितना परिवर्तन आता है, और जो स्केल है उसका मतलब है गुणा भाग करने से आपके अंदर कितना परिवर्तन आता है। ठीक है, दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x और y के बीच अव्याख्यित विचरण 36% हो तो चरों के बीच गुणांक सहसंबंध क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, आपका जो अव्याख्यित अनएक्सप्लेन्ड जो विचरण है, ठीक है, तो उसमें 36 है, तो आपका देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1 माइनस 0.36 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1.64। अगर हम आर निकालेंगे तो 0.8 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, बस आपका यही फॉर्मूला आपको याद करना है। यदि गुणांक निर्धारण के गुणांक का मान 0.64 है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? तो ये भी आर स्क्वायर है 0.64, तो आपका क्या हो जाएगा? नहीं 0.08 नहीं आएगा, 0.80 आएगा। ठीक है, इस चीज में भी आपको ध्यान में रखना है, काफी बार कंफ्यूजन में डाल देता है। कार्ल पियर्सन के दो चालों के बीच सहसंबंध गुणांक है उनके मानक विचलन का गुणनफल उनके प्रतिबिंब गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल। कार्ल पियर्सन की पूछा हुआ बात, तो सीधी सीधी बात है, प्रतिबिंब गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल होता है। ये आपके प्रतिबिंब गुणांक इंटू बी बाई एक्स, और इसका हम क्या करते हैं? वर्गमूल करते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका वेरी गुड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसार का सापेक्ष माप निम्नलिखित में से क्या है? प्रसार का सापेक्ष माप पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विचरण का गुणांक, यानी आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सहसंबंध गुणांक प्लस माइनस है, ये क्या दर्शाता है? ये आपकी उच्च मात्रा दिखाता है, सहसंबंध की उच्च मात्रा। उम्र बढ़ने पर भार बढ़ना कैसा सहसंबंध होगा? उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका वेट क्या है? इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों में धनात्मक सहसंबंध है। सहसंबंध गणना रीति नहीं है। कार्ल पियर्सन का तो है सहसंबंध गुणांक, फिशर का सहसंबंध गुणांक नहीं है। स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक श्रेणी अंतर विधि है, संगामी विचलन रीति भी है। आपका एक और होता है लिस्ट स्क्वायर मेथड। बस आपकी 4 ही विधियां हैं इसके अंदर। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक किससे दिखाया जाता है? ये आर से डिनोट किया जाता है, जबकि संगामी विचलन रीति में ये आर सी से डिनोट किया जाता है। सहसंबंध गुणांक होता है सदैव -1 और +1 के बीच में होता है। इनके अंदर सहसंबंध गुणांक क्या होता है? या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, दोनों ही चीजें आपके पास, दोनों ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 66 है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, यदि कोटि के अंतर के वर्गों का योग 50 है और पदों की संख्या 8 है तो कोटि सहसंबंध गुणांक क्या होगा? तो आपका फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। बस क्या बोला हुआ है? 1 माइनस 6 ED स्क्वायर बटे n की क्यूब माइनस n। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस 6 गुना कितनी है? अंतर 50 है इसका अंतर। और अगर हम बात करें 8 की क्यूब कितनी होती है? 512 माइनस 8 हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1 माइनस 300, और बटे यहाँ पे कितना रह जाएगा? 504। ठीक है, 504 रह जाएगा। और यहाँ पे फिर 504 माइनस 300 बटे 504, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? कितना बच जाएगा? 204 बटे 504 बच जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 0.4 आ जाएगी, 0.4 आ जाएगी। तो 0.4 आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो निर्णायकों द्वारा दो चरों के क्रम विपरीत अनुक्रम है तो स्पीयर कोटि सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। विपरीत अनुक्रम है, क्या है? विपरीत अनुक्रम है, और स्पीयर कोटि सहसंबंध दो चरों के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? -1 हो जाएगा, बिकॉज आपका क्या है? विपरीत अनुक्रम है।
यदि x और y श्रेणी के अपने माध्य वितरणों के गुणनफलों का योग शून्य है तो सहसंबंध गुणांक क्या होगा। देखिए शून्य है तो आपको पता है कि सारी वैल्यूज आपकी शून्य हो जाती है। एक प्रतियोगिता में दो जजों ने 3 प्रतियोगिताओं को यह श्रेणियां 1 2 3 और 2 3 1 दिया हुआ है। स्पेयरमैन द्वारा दी गई कोटि सहसंबंध का गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब ऐसा क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल है लेकिन आपको पूछ लिया है थियोरटिकल बना के ना, तो इसमें आपको क्या करना, देखिए सोल्व करना आना चाहिए आप लोगों को। जब भी इसलिए बोला हुआ है मैंने कि आपको क्वेश्चन भी सोल्व करना आना चाहिए। हमारे पास क्या है, इसके जो रिजल्ट है हमारे पास क्या है, 1 2 3 है पहले जज के। दूसरे जज के हम बोले R2 तो इसके कितने हैं हमारे पास, 2 3 1 है। अगर हम D निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आया, -1 आया, इसमें हमारा -1 आया, इसमें 2 आ गया। अब हम D की स्क्वायर कर लेते हैं तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 4 आ गया। तो आपके पास क्या आ गया, डी स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। तो 1 माइनस 6 गुना 6 बटे हमारे पास n कितनी है, n की संख्या है हमारे पास कितनी है, 3 है। तो 3 की क्यूब क्या होती है, 27 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 36 बटे यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, 24। तो यहाँ पे हम करें 24 माइनस 36 बटे कितना, 24। तो -12 आएगा। -12 बटे 24 कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, वो भी माइनस का। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व करने आनी चाहिए आपको, छोटे डेटा देके पूछ सकता है। स्पेयरमैन की कोटि सहसंबंध गुणांक दो परिवर्तनीय कोटियों के अंतर के योगफल से होगा। क्या होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। क्या बोला हुआ है, कोटि सहसंबंध दो परिवर्तनीय कोटि के अंतरों के योगफल से कुछ भी नहीं होगा। मूल्य और मांग का निर्धारण क्या होता है आपके अंदर, इसके अंदर जो है संबंध पाया जाता है वो नकारात्मक संबंध पाया जाता है, क्योंकि जब भी आपकी प्राइस बढ़ती है तो आपकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, जैसे आपका पेट्रोल का प्राइस ऊपर गया तो लोगों की डिमांड कम हुई है पेट्रोल के अंदर। और बेसिकली इसमें सरकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ध्यान लगाना जरूरी था, इसलिए सरकार ने ऐसा कर रहा है। एक समंक के प्रतिदृश्य से आश्रित चर मूल्य में अवलोकित मूल्य के वितरण को मापने के लिए सर्वप्रथम रेखा है। क्या बोला है, एक समकोण के प्रतिदृश्य में आश्रित चर मूल्य है, उसका अवलोकित मूल्य के विचरण को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो प्रतिबिंब रेखा का यूज करते हैं। दो प्रतिबिंब रेखाएं आपस में समकोण होगा, तो मैंने ये पहले ही बता दिया कि आपकी समकोण होगी तो आपका क्या होगा, सहसंबंध गुणांक क्या होगा आपका, 0 होगा, r बराबर 0। ठीक है, संपाती होगी तो या तो +1 होगा या माइनस। दो प्रतिबिंब गुणांक हमेशा सहसंबंध गुणांक से अधिक या बराबर है होता है। दो प्रतिबिंब गुणांक का औसत जो होता है सहसंबंध गुणांक से अधिक या बराबर होता है। तो बेसिकली हमें पता है कि इनका जो है वो माध्य सिद्धांत क्या होगा, माध्य सिद्धांत होगा। ये थे 75 क्वेश्चंस। आप लोगों को इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिले, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं, आप इनको बनाते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इस इस चैप्टर को पूरा कर दूंगा, फिर हमारे पास सैम्पलिंग वगैरह इनके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ कुछ पॉइंट आपको ध्यान में भी रखने, जो मैंने बीच बीच में बताए हैं उन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखकर क्वेश्चन करने। जैसे सीमाओं की बात करें तो मैं कुछ आपको पॉइंट दिखा दूंगा, लेकिन आप लोग अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने कल ही 300 क्वेश्चन डाले हैं राजस्थान के, आज 1000 क्वेश्चन कंप्यूटर के डालने वाला हूँ। हाँ, डाल भी दिए। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, करंट अफेयर वहाँ पे डालता हूँ, सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है। ये PDF भी आपको वहीं पे मिलेगी, तो आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो उसमें आपको कंटेंट की कमी नहीं है और उसका कोई प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। 150 रुपीज़ आपका क्या है, पेड ग्रुप का चार्ज है। देखिए R के अगर हम बात करें तो अगर R क्या है, P से क्या है, छोटा है, तो आपका जो सहसंबंध है वो सार्थक नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा। जब आपका R क्या है, बड़ा है, किससे, 6P से, तो आपका जो है सार्थक होगा। ठीक है, सहसंबंध क्या होगा, सार्थक है होगा। अगर आपका R क्या है, 0.03 है और जो P है वो इससे भी कम है, तो फिर आपका जो क्या होगा, सहसंबंध वो क्या होगा, नगण्य होगा। क्या होगा, नगण्य कम होगा। और आपका 0.3 और 0.5 के बीच में है R और P इससे कम है, तो फिर आपका जो सहसंबंध है वो महत्वपूर्ण होगा। ऐसे आपसे पूछ सकता है थियोरेटिकल क्वेश्चन बना के। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आपको सीमाएं बताई दी मैंने,
r+-1 p होता है और r+-1 3 s होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको इस क्लास ने आप इस क्लास को एंजॉय किया होगा। तो आप लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।